है कौन बउआ कौन? तो ध्यान दो, हम लोग लेकर आते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। क्या क्या कहाँ तक हम लोग पढ़ा चुके थे? ये सब हो गया था ना? बता तो वो खत्म हुआ था, नीचे से बंगाल में क्रांतिकारी यहाँ से होगा ना? चलो धोना लग रहा है उसमें, ठीक है ना? चलो देखते हैं हम लोग। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था। अगर मान लिया जाए बंगाल में क्रांतिकारी का पहला प्रमुख क्रांति की बात बोला जाए, वह लूसेंट हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे बिहार सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, या मान लो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सभी के लिए लूसेंट पढ़ना अनिवार्य है। तो लूसेंट पढ़ना ही बहुत जरूरी है। तो हम लोग कल टॉपिक पार्ट 4 पर आ चुके थे। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की बात बोला जाए तो पार्ट 1 पर आया थी, पार्ट 2 होगा। तो बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन की बात बोला जाए अनुशीलन समिति गठन था, जिसकी स्थापना बोला जाए 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी। अगर बंगाल में बोला जाए प्रमुख संगठन की बात बोला जाए तो प्रमुख संगठन क्या बोलेंगे? क्या बोलना है? अनुशीलन समिति। कौन है? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति थी जिसकी स्थापना की बात बोला जाए अनुशीलन समिति के 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापक को अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र थे। अगर संस्थापक की बात बोला, संस्थापक के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र और पी मित्र, जिसे प्रथमनाथ मित्र उसे क्या कहता है, शॉर्ट में कहते हैं पी मित्र भी था, इसका नेतृत्व संभाला था। अगर बात बोला जाए अनुशीलन समिति के नेतृत्वकर्ता कौन था, हम प्रथमनाथ मित्र को देंगे। इसका स्थापना होता हुआ 24 मार्च 1903 को। और बंगाल में क्रांतिकारी को पहला प्रमुख संगठन के नाम अगर बोलेगी तो क्या बोलेगा? अनुशीलन समिति। क्या बोलना है? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का बुआ गठन किसने किया था? तो बुआ नेतृत्वकर्ता कौन था? तो हम क्या बोलेंगे? प्रथमनाथ मित्र। 24 मार्च 1903 की इसका स्थापना हुआ था। इसका बोला जाए इसका नेतृत्व संभाला था। इसका मुख्यालय की बात बोला जाए कौन है? वो कलकत्ता। ठीक है, क्या बोलना है? कलकत्ता। अनुशीलन समिति का केंद्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? क्या बोलेंगे? पी मित्र ने किया था। अनुशीलन समिति के गठन कब होता हुआ याद रखना? 24 मार्च 1903 को। और अनुशीलन समिति गठन किस लिए किया गया था? बैरिस्टर प्रथम। और किस लिए किया गया था? तो बंगाल को सही ढंग से चलाने के लिए बंगाल में एक संस्था के अपनाया गया था। बंगाल में एक प्रमुख संगठन था, उसका नाम था अनुशीलन समिति, जिसका स्थापना हुआ था 1903 में, 24 मार्च 1903 में। यह सब बंगाल। इससे पहले हम बंगाल के बारे में बेहतर से पढ़ा चुके थे। मुस्लिम लीग का स्थापना, बंगाल विभाजन, इस सब के बारे में हम बढ़िया से बता चुके हैं। नेक्स्ट लेकर चलते हम लोग। जैसे कि इसका मुख्यालय की बात समझ में आ गया, कलकत्ता था। तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित बोलेगा बुआ? कलकत्ता में। कहाँ बोलना है? कलकत्ता में। अनुशीलन समिति का अगर बात बोला जाए तो कहाँ स्थित है? कोलकाता। कहाँ बोलना है? कोलकाता। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति संगठन का स्थापना का कलकत्ता में। आगे देखते हैं, इसमें निम्नलिखित कार्यकारिणी की बात बोला जाए अनुशीलन समिति में 5 सदस्य प्रमुख थे। कितना सदस्य हुआ था? 5। अनुशीलन समिति में हुआ 5 सदस्य प्रमुख था। पहला सदस्य का नाम था प्रथमनाथ मित्र, जिसे हम अध्यक्ष के नाम पर घोषित करते हैं। दूसरा का हुआ था चित्तरंजन दास। क्या था हुआ? चित्तरंजन दास। तीसरा नाम था अरविंद घोष। क्या था? अरविंद घोष, जो उपाध्यक्ष था। उसके बाद सुरेंद्र नाथ था, सुरेंद्र ठाकुर था, कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ ठाकुर। और सिस्टर निवेदिका कार्यकारिणी की सदस्य थे। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ था। अनुशीलन समिति किस लिए था? अनुशीलन समिति था बंगाल के सही ढंग से रख रखाव के लिए। ठीक है, अनुशीलन समिति संगठन के प्रमुख अगर बोला जाए तब वह नेतृत्वकर्ता कौन था? क्या बोलना है? बैरिस्टर प्रथम, पी प्रथम कह सकती हो। अनुशीलन समिति के गठन कब होता हुआ? 24 मार्च 1903 को अनुशीलन समिति।
क्यों किया गया था अनुशीलन समिति का गठन? क्योंकि बंगाल सही रूप से, सुचारू रूप से, ढंग से चल सके, इसीलिए अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। क्या समझ में आ रहा? अनुशीलन समिति क्या किया गया था? वह गठन किया गया था। अनुशीलन समिति के चलाने के लिए कितना सदस्य था? बुआ 5। कितना सदस्य? 5। नंबर 1 में क्या बोलना बुआ? प्रथम नाथ मित्र, नंबर 2 में चित्तरंजन दास, नंबर 3 में अरविंद घोष, नंबर 4 में सुरेंद्र नाथ ठाकुर, और 5वां नंबर की बात बोला जाए सिस्टर निवेदिता की सदस्य थी। 1906 में अनुशीलन समिति के पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ था। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुशीलन समिति की पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो क्या बोलना है बुआ? कोलकाता में। क्या बोलना है? कोलकाता में। अनुशीलन समिति की पहली बैठक क्या बोलना है? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य की बात बोला जाए, खून का बदला। खून हम जस्ट बताए थे, यानी कि सब समिति का मतलब क्या होता है? अंग्रेज के विरुद्ध लड़ना। किसके विरुद्ध? अंग्रेज के विरुद्ध जितना हो सके उतना लड़ना। तो अनुशीलन समिति वही कहलाता है जो अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े। बंगाल में रहकर जो अंग्रेज अस्थायी रूप से रह रहे हैं उसको खदेड़ कर भगाना, या अनुशीलन समिति का गठन का। तो उसी लिखा था खून का बदला हुआ खून। ये किसका था मुख्य उद्देश्य? किसका था? अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति का अध्यक्ष कौन था? पे मित्र। कौन था? पे मित्र। चलो, तो अनुशीलन समिति को बढ़िया समझना तुम लोग। जो बात है फैक्ट बात है। कहा था इसमें बुआ? भारत का गाजेटेरियर की बात बोला जाए तो 5 तृतीया के पेज मतलब ये सब दिया गया अनुशीलन समिति के बारे में 1906 में वरिंद्र नाथ घोष की थी। अगर बोला जाए भारत के गाजेटेरियर 5(2) के पेज में 564 के अनुसार अनुशीलन समिति की स्थापना की बात बोला जाए तो वरिंद्र कुमार घोष। अगर अनुशीलन समिति के स्थापना की बात अगर बोला जाए तो विवादीय क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति का स्थापना की बात बोला था, क्या बोला? 1906 में वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। किसने किया था बुआ? वरिंद्र कुमार घोष। क्या बोलना है? वरिंद्र कुमार घोष। 1906 में वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। यानी कि बात का गाजेटेरियर भी 5(2) में बोला गया पेज 564 के अनुसार कहता है अनुशीलन समिति की स्थापना की बात बोले तो 1906 में वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? वरिंद्र कुमार घोष ने। आगे लेकर आते हैं हम लोग स्पेशल लूशन। देखो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग को बेस मजबूत करना है इसको बढ़िया से, अगर तो उसमें कहा था खून के बदले खून लेना है। किसमें? वो अनुशीलन समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। एक बार और मेरे साथ दोहराओ, अनुशीलन समिति के गठन कब हुआ था? 24 मार्च 1903 को। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। इसमें क्या सदस्य था? 5। इसमें अध्यक्ष कौन था? पी मित्र बोल सकती हो अध्यक्ष। अनुशीलन समिति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? कलकत्ता। याद रहेगा। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अंग्रेज ने मेरा खून लिया तो हम उसका क्या लेंगे? खून। तो खून का बदला खून ही था। चलो आगे लेकर चलते हैं। आगे चलकर वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया। मतलब आगे चलकर जो होता है वो वरिंद्र कुमार घोष एवं अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर क्या प्रभाव हो गया। और उन्होंने क्या किया था? वो आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने वो 1905 में भाभी मंदिर नामक अपनी 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित किया था। अगर अनुशीलन समिति की बात बोला जाए, अनुशीलन समिति ने इन्होंने एक पुस्तक भी लिख डाली थी उसके अनुसार प्रभाव। तो पुस्तक लिखने का काम कौन कौन किया था? वो वरिंद्र कुमार घोष ने, अविनाश भट्टाचार्य ने, भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट जो अनुशीलन समिति के प्रभाव हुआ तो हो गया था प्रभावी। उन्होंने आंदोलन की और उग्रता प्रदान की। उग्रता तो मतलब समझ में आ रहा था? उग्रता मतलब क्या? गरम दल। उदारता मतलब क्या? नरम दल। दो विभाजन हुआ था न, एक उग्र दल एक उदारता दल। उदारता का मतलब क्या बताए थे बुआ? नरम। उग्र का मतलब होता है गर्म। इन लोगों ने 1905 में कौन सा बुआ क्या बोलेगी? भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया है कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन एवं
तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त ना हो। इसे अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान राजनीतिक उनकी पूरी उसकी दूसरी पुस्तक भी आ गई, जिसका नाम था, कहा जा गया कि वह भारत की स्वतंत्रता, मतलब पहले ऊपर टॉपिक हम समझते हैं, जो भवानी मंदिर नामक जो अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया था कहा गया था क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए, मतलब सन्यासी के जीवन काल तब तक हम बिता सकते हैं जब तक हम पूर्णतः आजाद ना हो जाए। समझ मारा? तब तक हम सन्यासी क्या अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए नाम भी रखा था भवानी मंदिर नामक अपना क्या पुस्तक। या किसने रखा था? तो उसके अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य ने। क्या बोलेगी? अनुशीलन समिति के कुछ, जैसे अविनाश भट्टाचार्य, क्या बोलेगी, वरिंद्र कुमार घोष, ये सब। जीवन तब तक स्वाधीनता प्राप्त न, मतलब आजादी ना हो जाए, हम अपने आप को स्वतंत्र ना करें, तब तक हम स्वतंत्र ना करेंगे, तब तक जब तक सन्यासी रहेंगे तभी तक हम क्या कर पाएंगे बुआ? स्वतंत्र करवा पाएंगे। या किस पुस्तक में लिखा गया था? भवानी मंदिर पुस्तक में। यह 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीतिक उसकी दूसरी पुस्तक थी। अगर राजनीति की बात बोला जाए, वर्तमान क्या हुआ, रणनीति उनकी क्या था? दूसरी पुस्तक। अगर बोला जाए चंद्र भट्टाचार्य, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य प्रथम पुस्तक, किसका हुआ सदस्य था? नहीं, किसका सदस्य था? अनुशीलन समिति का। इन्होंने पहला पुस्तक कौन छाप दिया था? भवानी मंदिर। और दूसरा का पुस्तक रणनीति। पहला पुस्तक में क्या बोला? वह आदमी तब तक सन्यासी है, सन्यासी रहकर हम तब तक हम तप करेंगे जब तक हमको क्या नहीं मिल जाए? स्वाधीनता ना मिल जाए। और स्वाधीनता तभी मिलेगा तब तक जब तक हम सन्यास रहेंगे। समझ मारा? सन्यासी। तो उसके बाद भट्टाचार्य दो पुस्तक लेकर वर्तमान में रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी, शिक्षा, युद्ध आवश्यक है। मतलब रणनीतिक में बोला गया था, जो नाम लिखे थे अविनाश चंद्र भट्टाचार्य, जो पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम था रणनीतिक। और रणनीतिक पुस्तक में यह कहा जाता है जो फौजी, शिक्षा और युद्ध, यह क्या था होना चाहिए? वो आवश्यक होना चाहिए, तभी हमारे देश क्या होगा? स्वतंत्र होगा। युद्ध लड़ने के लिए अकल चाहिए, शक्ति चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सब चाहिए कि ना? अगर इस सब है तो इसे कौन पुस्तक में लिखा गया था? रणनीतिक में। किसमें? हम लोग सन्यासी रहकर तभी अपने देश को स्वतंत्र करवा सकते हैं। और जब तक हमारे देश स्वाधीनता ना हो तब तक हम क्या रहेंगे? सन्यासी रहेंगे। किस पुस्तक में लिखा गया था? ना, भवानी में। रणनीतिक में क्या बोला गया था? 3 चीज होनी चाहिए, शिक्षा और युद्ध और हो गया फौजी। यह तीनों चीज किसमें? रणनीतिक में। और दोनों पुस्तक किसने लिखा था बुआ? अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। यह किसका सदस्य था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन कब होता है? 24 मार्च 1903 को। याद रहेगा। कहाँ इसका प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कोलकाता। आवश्यक इसके लिए अगर बात बोला जाए, इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया। मतलब इसके लिए कौन सा युद्ध अपनाए? इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास, क्या बोलना बुआ? हेमचंद्र दास कानूनगो के पेरिस भेजा था। कहाँ भेजा था? कानूनगो के पेरिस भेजा था, जिसने रूसी क्रांति निकोलस फ्रांसिस्को में बम बनाना सीखा था। बताओ, इन्होंने बम बनाना सीख लिया था। किन्होंने? हेमचंद्र दास कानूनगो पेरिस भेजा था। किसको भेजा था बुआ? हेमचंद्र दास कानूनगो। इसको कहाँ भेजा था? पेरिस। और यहाँ पर इन्होंने क्या सीख लिया? बम बनाना। जिसने रूसी क्रांति निकोलस फ्रांसिस्को से वह बम बनाना सीख लिया। तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनको पेरिस भेजा गया था अनुशीलन समिति ने, इन्होंने क्या सीख लिया? बम बनाना। नाम क्या था? हेमचंद्र। किसने सिखाया था? याद रखना बोलेगा, रूसी क्रांति निकोलस ने। क्या बोला? निकोलस फ्रांसिस्को से बम बनाना इन्होंने क्या कर लिया? सीख लिया था। तो किसने किससे बम बनाया था, सीखा था बुआ? हेमचंद्र ने से किससे? निकोलस से। निकोलस से क्या बनाना सीख लिया था? बम बनाना। क्या बनाना? बम बनाना। तो बता क्या क्या ये पर सीखना पड़ता है? वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य
1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी के 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई थी। याद रखना बुआ, किसको किसको याद रखना, वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था। अगर बोला गया युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने घोषित किया था, 3 नाम लेना, वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। इन्होंने 1906 में युगांतर नामक पुस्तक, ये जो साप्ताहिक पुस्तकालय था पुस्तक, उन्होंने छाप दिया था, किया था। उसके बाद युगांतर के प्रथम संपादक की बात बोला जाए, क्या बोलेगे वो, भूपेंद्र नाथ दत्त, जो 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई थी और 1908 में यह पत्र बंद कर दिया गया था। मतलब इसको पत्र, जो साप्ताहिक पत्र छापा था, इसी के सजा मिल गया था। कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तीनों को, किसको, वीरेंद्र कुमार को और भूपेंद्र को, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य को युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका छापने के कारण ब्रिटेन वाले ने इसको क्या कर दिया था, वो 1 वर्ष के लिए सजा सुना दिया 1906 में। बताओ 7 में, कब, 1907 में। और 1908 में यह पत्र क्या करना पड़ा, हुआ बंद करना पड़ा। आगे कहते हैं ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की बात बोला जाए, वो पी मित्रा एवं पुलिन दास ने किया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की बात बोला, क्या बोलना है, पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। कहाँ किया था बुआ, 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। क्या बोलना है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग बुआ क्या बोलना है, 500 शाखाएं थी। कितना शाखा, 500। कितनी शाखाएं, 500 शाखा थी। याद नहीं हो रहा है ना, याद हो रहा है, कितनी शाखा इसका था बुआ, 500। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना हम क्या बोले थे, बंगाल अनुशीलन समिति की स्थापना कब होता है, 24 मार्च 1903। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब होता है, 1904 में। ढाका कहाँ पड़ता मालूम है, बांग्लादेश में। कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका कहाँ पड़ता है। अब बांग्लादेश आजाद कब होता है, 1971 में। याद रखना, बंगाल अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1903। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब, 1904, 1903 या 1904, याद रहेगा। बंगाल अनुशीलन समिति का गठन 1903 और ढाका अनुशीलन समिति का गठन 1904। इसमें भी तो वही बोला गया होगा, अंग्रेजों को मार पछाड़ कर भगाओ। 1904 में की थी ढाका, इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 अनुशीलन समिति के गैर कानूनी घोषित कर दिया। ले तोरी के मतलब अब जो यह जो समिति की स्थापना कर रही थी सब आदमी, सब जो वीर सेनाएं लोग जितना कर रहे थे, और उसको गैर कानूनी घोषित कौन कर दिया, ब्रिटेन वाले। उसको तो यही करना था। अब अपना अपना समिति बैठा रहा। बाद में इसको समिति देखना, ये सब तंग करना शुरू कर दिया अंग्रेज लोग, ब्रिटेन वाले। बाद में बोलेगा भैया ये आपका समिति क्या है, गैर कानूनी है, कृपया इसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। बस हो गया, समझ मारा। अब इसको क्या कर दिया था, ढाका अनुशीलन समिति जो 1904 में इसको खोला गया था, इसको अंग्रेज ने क्या किया था, 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और जब गैर कानूनी घोषित हो जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बंद होगा। जैसे बिहार में दारू बेचना क्या है, गैर कानूनी है। जब गैर कानूनी तुम कर सकता है, मजाल है तुम्हारा, बंद है। अब भले ही होम डिलीवरी पहुंच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। चुटपुटिया फोन उठा, हाँ क्या लेना, आधा फ्रूटी कॉफी, हाँ जी, तुरंत घर पहुंच जाएगा। अनजान नंबर से कॉल आएगा तो उसका नाना का मजाल नहीं है, फोन उठा लेगा। चिन्हल जाना उसका भी कस्टमर रहता बुआ, चिन्हले को फोन उठाएगा, और रात को तो फोन ही नहीं उठाएगा। याद रखना, होम डिलीवरी हो रही है कि ना। चलो आगे लेकर चलते हैं। तो बुआ अनुशीलन समिति का समाप्त कर दिया था, गैर कानूनी घोषित कब कर दिया था, 1908 में। प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को, क्या बोलना है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या प्रयत्न किया था बुआ, किया नहीं था। याद रखना, इसने किया था, इसको बढ़िया समझना है। प्रफुल्ल चाकी
और खुद्दीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किम्सफोर्ड की हत्या के प्रयत्न किया था। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे वह मर गया। मतलब मारना चाह रहा था किसी और को, और मारना भी नहीं चाह रहा था, मारना चाहता मुजफ्फरपुर के जज किसको, किंग्सफोर्ड को, और गलती से चला गया का कैनेडी के आगे बम चला गया। मतलब कोई फिल्म इसी दर्शाया गया, याद रखना। साइकिल वो है और से मतलब जितना सेनाई था उसका बगल में है, और साइकिल चला मतलब चेन क्या करा, चढ़ा रहा, और दोनों का शक्ल इसको एक ही था, किंग्सफोर्ड का कैनेडी का, दोनों का शक्ल एक ही रंग था। वो जैसे निकला, जज से आराम से गाड़ी में निकल रहा था, वो इशारा कर दिया निकल चुका है, और गलती से इशारा पड़ गया। जो बम फेंक रहा था वो चिन्हवे नहीं करता था कौन है, और जो चेन चढ़वा रहा था उसको पता था जो हम इशारा करेंगे तब उसको तुम गाड़ी में बम फेंक देना। वो जैसे निकला गया तो साइकिल में चेन चढ़ाता मजा से, वो इशारा कर दिया यही है। लेकिन बाद में पता चलता पीछे जब आ रहा था, बाद में वो है ये ना है, पीछे वाला है। क्या समझ मारा, बस गलती से क्या किया, बाय मिस्टेक उसी पर बम फेंक दिया। फेंकना था किससे, किंग्सफोर्ड पर, फेंका गया किस पर, कैनेडी पर। वो गया बे उड़, इसको मिल गया फांसी, गलती से बाय मिस्टेक मर गया। आगे है नेक्स्ट की यार बात बोला जाए तो खुद्दीराम बोस की बात बोलते हैं, जो बहुत बेहतर थे। 1889 में इनका जन्म हुआ था। ग्राम की बात बोला जाए वो हबीबपुर, जिला मिदनापुर और पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाले मुस्लिम पुलिस जो था फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्रा, बता अपने भारत के पकड़ लिया था। उसके बाद कहता है शिव प्रसाद मिश्रा। खुद्दीराम बोस के मुकदमे में जज जो था कर्णव, सरकारी वकील मानव विनोद जामोदार, खुद्दीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस था, जो खुद्दीराम की ओर से किया था। फांसी की तारीख खुद्दीराम बोस के फांसी के याद रखना 11 अगस्त 1908 को। एक हाथ में गीता लेकर खुद्दीराम बोस फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए। मतलब एक हाथ में क्या ले लिया था, गीता। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने हाथ में गीता को लेकर फांसी पर चढ़ गए थे? कौन था? खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस। इसी के एवज में गुस्सा गया ये लोग, जो फांसी दिया था ना इसको, जो जज दिया था, वही जज को बोले जजे को उड़ा देंगे बम से। लेकिन इसकी अपेक्षा किसको उड़ा दिया गया था? कैनेडी को। किम्सफोर्ड को उड़ाना था, मार दिया कैनेडी को। समझ मारा चीज को। आगे लेकर चलते हैं। तो 11 अगस्त 1908 के एक हाथ में गीता, खुद्दीराम बोस फांसी के तख्ते पर वह लटक गए। बता उस जमाना का क्या आदमी था। अपने देखो यहाँ पर फांसी कब दिया गया था इसका, तो फांसी दिया गया था 11 अगस्त। यहाँ पर देखो 11 अगस्त को यहाँ पर मुजफ्फरपुर के जज किम्सफोर्ड के प्रयत्न किया गया, गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिला अगर नहीं मरता है तो फांसी नहीं चढ़ता है। उसमें कहता है 2 महिला प्रिंस गेले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली। चाकी क्या करता हुआ? आत्महत्या। जिन्होंने बम फेंका था उन्होंने क्या कर लेता? आत्महत्या कर ली। खुद्दीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। मतलब खुद्दीराम बोस भी, सॉरी इसमें इससे पहले गलत बोल देते, खुद्दीराम बोस भी इसमें क्या था? शामिल था। इसलिए मारने के लिए, जो हम किसको मारेंगे? किंग्सफोर्ड को। हम मार किसको दिए? कैनेडी को। कौन था? चाकी और खुद्दीराम बोस। कैनेडी के बम आगे जो बम फेंका था, गलती से उसमें पत्नी और उसकी बेटी, और वो अपने स्वयं मर गया। अब मरने के वजह में इन्होंने क्या कर लिया था? वो आत्महत्या किसने कर लिया? चाकी ने आत्महत्या कर ली। और खुद्दीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1918 को बता फांसी दी। बताओ, जो लड़का के 18 वर्ष की अवस्था में फांसी दी जाएगी, समझ सकते लड़का क्या होगा? आग होगा, ना होगा? वो 25 साल 26 साल में बताओ क्या क्या कर सकता है। जो 18 साल के एज में इतना जोशीला है, जो एक हाथ में क्या गीता और फांसी पर लटकने को उसका क्षमता है। हम लोग कोई यो डरा देता, धमकाता, हम लोग डर जाते। बताओ, कुत्तों भी लाया कर तोरा गोली मार दबो, बस वही में डर जाते। मार देबो, मार देंगे, मारा नहीं। तैयो हम लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। आई लोग देखो, ये लोग को तब इसीलिए बोलते हैं जो जिसको जो करना है करो, हमें क्या नहीं लगता बुआ? डर नहीं लगता।
चाहे जिसको जो, बशर्ते हम एक भी स्टेप अपने आप में, एक भी स्टेप अपने आप में अगर हम गलत नहीं उठाएंगे, गलती हम स्वयं नहीं करेंगे, अंदर आत्मा से हमारे गलती नहीं होगा, तो मजाल नहीं है किसी को हम लोग को क्या करे, मारे पीटे और कुछ बोलेगा तो उसका मुंह खराब होगा। अगर तुम स्वतंत्र हो, तुम बेहतर हो, तुम अच्छे काम कर रही हो, तुम अपने काम को प्रति अपना लगाव है, मेहनत कर रही हो नौकरी के प्रति, और तब तुम्हारे समाज या कुछ लोग कुछ उल्टा पुल्टा तुम्हारे बारे में बोल रहा है, तो स्वतंत्र है, आप मेरा प्रचार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ मारा? क्योंकि अपने नजर में तुम क्या रहो बुआ, बेस्ट रहो, बेहतर हो, दुनिया कुछ बोले भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सोचो क्या हम गलत नहीं कर रहे हैं? क्या डांस करके हम टिकटॉक पर फेमस नहीं हो रहे जब हमको कोई गलत बोलेगा? समझ में आ रहा चीज को? क्या असामाजिकता काम हम नहीं कर रहे हैं? सामाजिक के विरुद्ध हम काम नहीं कर रहे हैं, समाज के क्या साथ काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी भर भर दिन बैठने से, पढ़ने से अगर तुमको दो लोग अगर बुरा बोलता है तो बोलने दो, ट्यूशन में बैठ के तुमको पढ़ने से तुमको बुरा बोलता है तो बोलने दो, कहीं तेघरा बछड़ा दलसिंह सराय जाती हो पढ़ने के लिए, ईमानदारी से तुम पढ़ाई कर रही हो, आप पढ़ आ रही हो, दो लोग उसमें कमेंटबाजी करती है तो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब सक्सेस हो जाओगी, सब कमेंटबाजी, सब टिप्पणियां क्या खत्म, सब खत्म, कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्या समझ में आ रहा चीज को? तो कुछ ना कुछ सीखा करो। आगे लेकर चलते हैं। खुदीराम बोस जो था बुआ, खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष थे। खुदीराम बोस जो था बंगाल क्रांतिकारी की सक्रिय, युगांतर दल के सक्रिय, सक्रिय का मतलब समझते हो? सक्रिय का मतलब क्या? नहीं मजा आ रहा पढ़ने में, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा रोको तो। खुदीराम बोस के बारे में हम समझा चुके बेहतर से। यहाँ पर कहता है खुदीराम बोस को वो 11 अगस्त 1918 को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया था। 1908 को क्या दिया गया? फांसी दे दिया गया था। आगे है अलीपुर संयंत्र केस। अब अलीपुर में क्या होता है? संयंत्र केस में 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया। मतलब अलीपुर घटना जो है, जो घटना घटी थी 18 मई 1908 की, इस पॉइंट को बढ़िया समझने की कोशिश करो। अलीपुर की घटना अगर बोला जाए तो अलीपुर की घटना 18 मई 1908 को कलकत्ता में अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध रूप से हथियार रखा था। क्या रखा था? हथियार, जैसे बम, बारूद, पिस्टल, चिन्नट्टा जो होता है ना, बढ़िया बढ़िया हथियार, ये सब रखा गया था। रखते हुए वो पकड़ लिया था 31 व्यक्ति उस अलीपुर में। कब पकड़ा था? वो 18 मई 1908 को पकड़ लिया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया और 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज, उसके बाद 19 अगस्त 1908 को वो क्या करता है? 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द कर दिया गया और 7 सितंबर 1908 को सात और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया और यही मुकदमा अलीपुर संयंत्र के केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस केस के सरकारी गवाह अगर बोला जाए, नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष को कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई और बद्रीनाथ घोष एवं उल्लास कर दत्त, हेमचंद्र दास, उपेंद्र बनर्जी को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अब बाकी को 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष की सजा दी गई थी। इसका मतलब बेहतर समझो। पहला नंबर 31 आदमी को क्या किया गया था? वो दोष चार गया क्या? जो अवैध रूप से हथियार रखा था तो उसको सरकार ने पकड़ लिया था, ब्रिटेन सरकार ने पकड़ लिया था। अब पकड़ने के बाद जब जज के सुपुर्द किया तो गवाह किसने दिया था? वो 31 गो में से 30 एक व्यक्ति जो था वो क्या दे दिया था? गवाह। क्या दिया था? गवाह। अच्छा बताओ, तुम धोखेबाजी निकलेगा, धोखेबाज तुम निकलेगा, मेरे 30 गो बटालियन में 30 आदमी में एक गवाह दे देगा तो एक के साथ क्या किया जाए? क्या करोगे? एक साथ गोली मारेगा कि ना? वही क्या कर दिया? ही मार दिया। अब ध्यान दो क्या किया? 19 अगस्त 1908 को 30 आदमी के सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 और 7 आदमी जोड़ा गया। मतलब 31 और 7
सॉरी 30 और 7 कितना 37, और एक व्यक्ति जो बच गया वो क्या दिया होगा, गवाह। क्या दिया होगा, इसके प्रति गवाह दिया होगा। उसके बाद यही मुकदमा संयंत्र केस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, और इस केस के सरकारी गवाह कौन बना था, नरेंद्र नाथ गोसाई। आप बताओ, 30 आदमी तो पकड़ लिया गया था, 31 आदमी में से 30 को सजा दिया गया था। सजा भी अभी नहीं दिया गया, केवल पकड़ लिया गया। उसके बाद 7 सितंबर 1908 को 7 आदमी को और पकड़ा। कितना जाता टोटल, 38 आदमी। 38 आदमी में एक आदमी क्या बना लेता हुआ, गवाह। वो गवाही के नाम क्या था, नरेंद्र नाथ गोसाई। अच्छा बताओ, सबसे बेकार आदमी यही ना, आज सबसे बेकार आदमी का हम नाम पढ़ा कर रहे, क्यों, क्योंकि 3400 आदमी तुम नाम पढ़ नहीं पढ़ सकते, 3800 आदमी के। इसीलिए जो धोखेबाज इंसान है उसको सदा के लिए चिन्हा जाता है, इस धोखेबाज इंसान का नरेंद्र नाथ गोसाई ना। इसमें नाथ बेकार लगल है, इन्होंने धोखेबाजी किया था और कहा था अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष को एवं कन्हैयालाल दत्त ने गोली मार दिया। लो, किसको मार दिया था, नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में किसने मार दिया था, सत्येंद्र नाथ और कन्हैयालाल बने किया। कोई भी रहता तो वहां पर क्या मारता, गोली। गोली इसलिए मार दिया, तुम चाहता तो फांसी नहीं दिलवाता, ये चाहता तो वो 8 साल 9 साल जो जेल हो गया तुम आत्महत्या कर लेता, या नहीं करता। कितना आत्महत्या किया कि ना, कौन क्या था, अभी खुद्दीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, उसके साथ ही आत्महत्या कर लिया था कि ना। उसी प्रकार भी आत्महत्या, चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मार लिया था कि ना। तो सब अपना अपना कर, लेकिन ये बेहुदा क्या निकला, धोखेबाज। इसको कौन गोली मार दिया, सत्येंद्र नाथ और कन्हैयालाल। कौन सा जेल मार दिया था, अलीपुर के जेल में। तुमको क्वेश्चन पूछेगा, जो नरेंद्र नाथ गोसाई को कौन से जेल में गोली मार दिया था, अलीपुर के जेल में। किसने मार दिया था, क्या बोलेगा, सत्येंद्र नाथ घोष, कन्हैयालाल घोष ने गोली मार दिया। इसके लिए दोनों को क्या कर दिया था, फांसी की सजा। मतलब उसके लिए जब मार दिया था फांसी की सजा। कुमार घोष, उल्लासकार दत्त, हेमचंद्र दास, उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन कारावास दे दिया। क्या होगा बुआ, याद रखना, कुमार घोष को, उल्लासकार घोष को, दत्त को, हेमचंद्र को, उपेंद्र नाथ बनर्जी, 4 को आदमी क्या कर दिया था, आजीवन सजा। 4 2 कितना हो गया, 6 तो यही खत्म। आएगो तो मर गया, 7 को खत्म। बाकी बात कितना बचा, 30 को। अब आगे लेकर चलते हैं, बाकी लोगों को 10 वर्ष, बाकी लोग कितना वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। अरविंद घोष को क्या कर दिया गया, वो छोड़ दिया गया। छोड़ दिया तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरेविले स्थापित कर लिया। बताओ, मतलब उसको छोड़ दिया गया। किसको छोड़ दिया गया, वो क्रांतिकारी जो युद्ध था उसको छोड़ दिया गया। वहां छोड़कर कहाँ चला गया बुआ, पांडिचेरी में। अब पांडिचेरी में अपना आश्रम घोषित किया था, उसका नाम क्या था, ओरेविले। क्या नाम था, ओरेविले। ओरेविले किसने खोला था बुआ, अरविंद घोष ने। क्या बोलना, अरविंद घोष ने ओरेविले स्थापित कर लिया। उसके बाद आगे लेकर चलते हैं, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट हुआ है, महाराष्ट्र में विनय दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया था। अच्छा बताओ, इससे पहले जो समझाया वो समझ में आया, क्या समझाए थे, भगत सिंह के, सॉरी खुद्दीराम बोस के बारे में ना। उसके बाद कौन सा क्रांति के बारे में बताए थे, कौन सा केस, ले अब हे प्रभु, कौन सा केस बताए थे, अलीपुर संयंत्र केस। अलीपुर संयंत्र केस क्या था, तब वो 31 व्यक्ति को रंगे हाथ क्या पकड़ लिया था, हथियार पकड़ लिया था। हथियार पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया था, उसको लेकर गया जेल। उसमें एक गवाही बन गया था, 31वां आदमी, उसको मार दिया था। 2 को मार दिया था, 2 को फांसी दिया गया था, 4 को आजीवन दिया गया था। बाकी बात 10 साल, 7 साल, 5 साल। उसमें से 1 को छोड़ दिया गया, उसका नाम था अरविंद घोष। उसको छोड़ गया तो बेचारा कहाँ चला गया, पांडिचेरी चला गया। वहां पर एक आश्रम खोला, वो आश्रम का नाम था ओरेविले। क्या नाम था, ओरेविले। चलो, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया था। किसने बुआ, विनय दामोदर सावरकर ने क्या किया था, 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था। अभिनव भारत संगठन के सदस्य कौन था बुआ, PN
वापट था। क्या था? पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। पीएन वापट जो था बम बनाने के लिए कला कहाँ गया था? वो पेरिस। विनय दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी, जिसके कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 में आजीवन कारावास दंड दिया गया। बताओ, उन्होंने देशद्रोह के लिए अपना एक कविता गाया। क्या गाया था? कविता लिखने, देशभक्ति के लिए क्या गाया था? कविता। उसको क्या घोषित कर दिया गया था? राजद्रोह। क्या घोषित किया? राजद्रोह। किसने हुआ? और नाम क्या था? हुआ जज जैक्सन ने। जज जैक्सन ने। उसका नाम क्या था? विनय दामोदर सावरकर के बड़े भाई कौन था? गणेश सावरकर। देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविता की रचना की थी, जिसके कारण नासिक के जज ने क्या किया? जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दे दिया। इस सजा को सर्वप्रथम समझ पाएगा? बहुत है, बोरिंग होगा। कितना मिनट की वीडियो दिखाते हैं? बंद कर दो। हाँ,